हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी ए उज्जवल सर। और दोस्तों, हम सबको पता है जितने भी सी ए इंटर वाले बच्चे हैं सर, उनके एग्ज़ाम बहुत करीब है। ठीक है। और सर, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो एम सी क्यू आपको सही करके आने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब सर, एम सी क्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो सर, हमें पता है हमारे इंस्टीट्यूट आई सी आई ने एक पूरी बुकलेट निकाली है जहाँ पे उन्हें बहुत सारे एम सी क्यू कवर करे हैं। ठीक है। तो सर, अब दिक्कत ये है सर, टाइम तो बचा है नहीं, तो सर कैसे सारे एम सी क्यू कवर करें कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे? या देखो, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी में तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज लेके आ रहा हूँ। सर, उसमें हम क्या करेंगे? देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो मैंने एक समरी बनाई है सर। सबसे पहले तो जिसमें मैंने इंक्लूड करा है एक टॉपिक इंडेक्स, कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आई से ने कौन कौन से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है सर। उसके बाद हमने एक सेक्शन वाइज भी समरी बनाई है। और सर, इसके अलावा हमने क्वेश्चन वाइज भी समरी बनाई है, जहाँ हमने लिखा है सर हर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करा गया है, क्या क्या पूछा गया और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है सर। क्या आप हमें सिर्फ ये पीडीएफ ही दोगे? नहीं, तो मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज लेके आ रहा हूँ, जैसे जिसमें हर वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। हम देखेंगे सर उस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करें हैं, उनको रिवाइज करेंगे। अलॉन्ग विद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी। तो अगर आपके पास पूरी बुकलेट सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो आप मेरी रिवीजन सीरीज फॉलो करो सर, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 28। सर, क्वेश्चन नंबर 28 में सर बेसिकली आईसीए का फोकस है हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर। ठीक। अब सर देखो, एक बात समझो, यहाँ पे ऐसे नहीं कौन कौन से कॉन्सेप्ट जज करे। सर देखो, बात समझो। सर, हमें पता है एक बिल्डर होता है। सर बिल्डर क्या करता है? सर बिल्डर एक लैंड एक्वायर करता है, उस लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाता है, बहुत सारे फ्लैट्स बनाता है और इन फ्लैट्स को आगे करके बेचता है। ठीक है, ये सर ये बिल्डर का एक नॉर्मल बिजनेस होता है। ठीक है। अब सर होता क्या है, एट अ पॉइंट बिल्डर के पास इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लैट बच जाते हैं जो उसके पास पड़े होते हैं, जो मतलब या तो बन रहे होते हैं या फिर वो मार्केट में होते हैं पर अभी बिके नहीं होते। ठीक है। अब ऐसे केस के अंदर सर दिक्कत क्या आ रही थी? सर ऐसे केस के अंदर जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, उसके अंदर सर एक हेड होता है हाउस प्रॉपर्टी। सर जो हाउस प्रॉपर्टी वाला हेड है, उसके अंदर इस बिल्डर की इनकम निकल के आ रही थी। मतलब एक बिल्डर है, एक बिल्डर के पास बहुत सारे फ्लैट पड़े हैं जो भी मार्केट में बिके नहीं हैं। अब हाउस इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, हे बिल्डर, तुम्हारे पास फ्लैट है बहुत सारे। अब हमारे पास एक हेड है हाउस प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे अप्लाई होगा और तुम्हें इन सारे फ्लैट्स को हम डीम्ड लेट आउट मान लेंगे और इसके ऊपर तुम्हें हमें टैक्स पे करना होगा। अब बिल्डर ने कहा ये बात तो गलत है यार, बिल्कुल गलत है। मेरे पास तो बहुत सारे फ्लैट होते हैं और ये फ्लैट कोई मेरे थोड़े हैं, मतलब मेरे हैं बट इनको तो मुझे बेचना है। अगर मैं ना बेचूँ तो आप ये इनकम मानो, पर अभी तो मैं बेच रहा हूँ, तो आप कैसे मेरी इसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मान सकते हो? तो गवर्नमेंट ने कहा ये बात तो सही है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये बिल्डर, हम तुम्हें कुछ टाइम देंगे, अगर तू उस टाइम के अंदर ये फ्लैट बेच देगा तो हम तेरी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम नहीं निकालेंगे, पर अगर तू नहीं बेच पाएगा तो हम तेरी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम निकालेंगे। अब सर वो टाइम लिमिट क्या है? सर हमेशा ध्यान रखना, सर जब भी उस बिल्डर को उस फ्लैट्स के लिए, उस हाउस प्रॉपर्टी के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट से। सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मतलब एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ, इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। तो जिस साल सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, उस साल के एंड से 2 साल तक, उस साल के एंड से 2 साल तक हम, हे बिल्डर, तुझसे इस बिल्डिंग के ऊपर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में नहीं निकालेंगे, कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। पर 2 साल खत्म होते ही अगर तू तब भी फ्लैट नहीं बेच पाया तो हम इन फ्लैट्स के ऊपर वो डीम्ड लेट आउट मान के तेरी हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर इनकम निकालेंगे। सो ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे ने देखो इस क्वेश्चन में जज करा है। आई हो आपको कॉन्सेप्ट याद आया, समझ में आया? देखो, देखो, तो देखो ये बी पॉइंट ध्यान रखना, ये वाला सेक्शन 23 सब सेक्शन 5, द 2 ईयर नील एनुअल वैल्यू विंडो। सर वही फॉर अनसोल्ड स्टॉक इन ट्रेड, वो कब से होती है? मेजर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, जिस साल आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है। और एक बार वो 2 साल खत्म हो गए तो जो आपके पास जो भी खाली स्टॉक इन ट्रेड पड़ेगा वो डीम्ड लेट आउट मान लिया जाएगा और फिर उसके ऊपर उस बिल्डर को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई। ठीक है। सर पहला पॉइंट क्या है? वेयर एवर डेवलपर मतलब बिल्डर ऑन स्टॉक इन ट्रेड
आर लेट आउट, तो सर जो भी उससे इनकम आती है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होकर चलती है, ठीक है। और सर ये पॉइंट क्या था, सर ये पॉइंट ये है, हमेशा ध्यान रखना अगर किसी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट की इनकम आ रही है, सर वो किसको आ रही है डज नॉट मैटर, वो हमेशा टैक्सेबल होकर चलेगी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। सर पहले यहाँ पे कंफ्यूजन थी क्या, सर पहले ये कंफ्यूजन थी कि जो बिल्डर लोग हैं, सर बिल्डर का काम क्या है, सर फ्लैट को बनाना, उसे रेंट पे चढ़ाना या फिर उसे बेचना। तो बहुत लोग कहते थे जो बिल्डर को रेंट से इनकम आती है वो उसका बिजनेस है, तो वो पीजीपी में टैक्सेबल होना चाहिए, तो इनकम टैक्स ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा चाहे बिल्डर हो कोई भी हो, अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से रेंट की इनकम आती है वो ऑलवेज टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ना कि पीजीपी, ठीक है। तो सर ये वाली बात ध्यान रखना। तो देखो इस तरह हमने पहला और दूसरा पॉइंट कवर करा, आई होप आपको समझ में आया होंगे, ठीक है। अच्छे पॉइंट है, ध्यान रखना। सर अगला पॉइंट क्या है, सर हमेशा ध्यान रखना अगर कोई फर्म अपने स्लीपिंग पार्टनर को कोई रेमुनरेशन पे करती है तो वो खर्चा कभी फर्म को अलाउड नहीं होता और फर्म को उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। रेमुनरेशन ऑलवेज जब वर्किंग पार्टनर को पे करी जाती है तभी फर्म को अलाउड होती है, ठीक है। देखो ये चीज़ आई, रेमुनरेशन पेड टू स्लीपिंग पार्टनर मतलब नॉन वर्किंग पार्टनर इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन द फर्म हैंड। Correspondingly, since it is not allowed deduction to firm, it is not taxable in the partner। क्यों? क्योंकि जब फर्म को अलाउड नहीं हुआ तो इसके ऊपर कौन टैक्स पे करेगा, फर्म। जब फर्म टैक्स पे करे तो ऑब्वियस पार्टनर उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे करके नहीं चले, ठीक। सर पर जब फर्म कोई इंटरेस्ट पे करती है तो वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। इंटरेस्ट पेड टू एनी पार्टनर चाहे वर्किंग हो स्लीपिंग हो फर्म को अलाउड होता है, और वहाँ पे क्या लिमिट है, मैक्सिमम 12% पर एनम, ठीक है। ओके, और यहाँ पे पार्टनर का क्या स्टेटस है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो पॉइंट भी कवर करें। और सर आखिरी पॉइंट बचा मेच्योरिटी प्रोसीड फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सर ये क्या है, देखो मेरे साथ दोबारा पढ़ो, देखो क्या कहा, मेच्योरिटी प्रोसीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आर एग्जाम, मतलब अगर कोई एलआईसी पॉलिसी है वो मेच्योर हो गई और उसका मेच्योरिटी का पैसा मिला तो वो ऑलवेज एग्जाम होके चलता है। यहाँ तक उसने ये बात कही, ठीक है। एग्जाम, सर एग्जाम कब होता है, एग्जाम होता है ओनली इफ एनुअल प्रीमियम, सर सिर्फ उस केस में अगर जो उस पॉलिसी के ऊपर प्रीमियम पे करा जा रहा है सर वो लिमिट को पार नहीं करता। सर कौन सी लिमिट, जो हमने 80C में पढ़ी थी, सर क्या लिमिट थी, या तो 10% ऑफ सम शॉर्ट, या फिर 20%, या फिर 15%, याद आई, ठीक है। या तो सर, तो देखो यहाँ तक मैं दोबारा रिपीट करता हूँ मैंने क्या कहा, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो मेच्योर हुई, उसकी मेच्योरिटी का पैसा आए, अब सर ये मेच्योरिटी का पैसा टैक्सेबल हो या फिर एग्जाम, मैंने कहा सर इट डिपेंड, सर इट डिपेंड्स ऑन व्हाट। मैंने कहा सर एग्जाम होगा अगर वो दो कंडीशन पूरी करेगा। सर कौन सी दो कंडीशन, पहली बात तो जो आप उस पॉलिसी के ऊपर प्रीमियम पे कर रहे हो वो जो भी स्पेसिफाइड लिमिट है उसको पार नहीं करेगा। सर लिमिट क्या थी, 10%, 15% या फिर 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। और सर वो क्या क्या लिमिट थी हम ऑलरेडी सेक्शन 80C में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो एक तो जो प्रीमियम पे कर रहा हूँ वो उस लिमिट को पार नहीं होना चाहिए। सर दूसरा पॉइंट क्या था एग्जाम्प्ट होने के लिए, कि जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो वो 5 लाख को पार नहीं करना चाहिए। सर देखो पॉइंट क्या, अगला पॉइंट ये रहा, और जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो अक्रॉस अक्रॉस ऑल पॉलिसीज, सारी पॉलिसीज का मिला के वो 5 लाख को पार नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सर ये लिमिट कब से आई है, 1 अप्रैल 2023 के बाद से। और जितनी भी हमने पॉलिसीज ली 1 अप्रैल 2023 के बाद उन सबका जितना भी प्रीमियम मिला के वो 5 लाख को पार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सर अगर मुझे ये चीज़ चेक करनी है कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला वो एग्जाम्प्ट हो गया टैक्सेबल, तो मैं दो चीज़ चेक करूँगा, पहला क्या कि प्रीमियम 10, 15, 20 वाली लिमिट को पार कर रहा है, और दूसरा जितनी भी पॉलिसीज़ है जो इशू है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 के बाद उन सारी पॉलिसीज़ का मिला के प्रीमियम 5 लाख को पार नहीं करना चाहिए। और दोनों चीज़ें पूरी हैं तो जितना भी मेच्योरिटी का पैसा मिला वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सर इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 28 भी पूरा कवर करा। आई होप आपको समझ में आया।
तो सब बताना ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरी एक नई सीरीज़ है जिसमें एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन बच्चों के पास सर टाइम नहीं है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस देख के उनका सारे ट्रिकी पॉइंट तो कवर हो जाएंगे। और सर कमेंट से बताना कोई फीडबैक हो। सर जो मैंने समरी बनाई है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो और जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।